तो लास्ट वीडियो में हमने सभी अलाउंसेस बेसिक सैलरी के बारे में बातचीत की थी और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के अलावा जो नॉर्मल परक्विजिट्स हैं सबके लिए टैक्सेबल होती हैं वो भी हमने बात कर ली थी। अब हम देखते हैं परक्विजिट्स जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होती हैं। ऐसी परक्विजिट्स होती है मोटर कार, गार्डनर, वॉचमैन या अदर पर्सनल अटेंडेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक्चुअल में होते कौन से हैं। तो मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऐसे हैं जो एट लीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई करें। इसका मतलब कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो जाएगा। वो डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड हो जाएगा, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर, मतलब इक्विटी शेयर्स होना। और कोई एम्प्लॉय ऐसा जिसकी मॉनेटरी सैलरी इनकम 50,000 से ज्यादा है, मतलब अगर वो ओल्ड रिजीम में है तो सेक्शन 16 की तीनों डिडक्शन माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, और अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो उसकी केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद 50,000 से ज्यादा की सैलरी होनी चाहिए, जो 99.99% केस में होगी ही होगी। तो लगभग ये मानो, क्योंकि ये 20 सालों से चेंज ही नहीं कर रहा है। अगर आपको देखना है तो ये कायदे से अब 50,000 की जगह 5 लाख या 10 लाख हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चल रहा है ऐसे ही फालतू में। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है वो फालतू की बात घुसा रखी है। क्या सेंस है इसका? आज की डेट में एक साल में 50,000 है ना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मतलब टोटल 1 लाख, तो उसकी महीने की इनकम 10,000 से भी कम होगी तो भी स्पेसिफाइड है। तो क्या ही कर रहे हैं, और उसको क्या मोटर कार मिलेगी? क्या बकवास चल रही है फालतू की। मतलब 20-25 साल हो गए ये 50,000 लिखा है, कभी चेंज ही नहीं करा इसको, तो इसके कोई सेंस नहीं है। 99% केस में हर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। बहुत ही कम सैलरी है तो आप दिमाग की खिड़की चला लेना कि अरे क्या हो गया, ये इतनी कम सैलरी है, तो हो सकता है वो स्पेसिफाइड ना हो, है ना। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो वो ये वाली परक्विजिट एंड अबव द परक्विजिट शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। इफ एम्प्लॉय इज नॉट ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही विल बी कंसिडर्ड टू बी नॉन स्पेसिफाइड एंड अबव परक्विजिट विल बी एग्जम्प्ट। तो ये केवल किन्हीं के लिए है? बड़े लोगों के लिए, जिसकी सैलरी मॉनेटरी सैलरी 50,000 रुपए हो जाती है, वो बड़े लोग है ना। अब मॉनेटरी सैलरी का मतलब कैश में जो भी किसी भी नाम से कोई भी चीज दी जाएगी वो सारी की सारी चीजें हमारी आ जाएंगी यहाँ पर। मॉनेटरी इनकम मींस इनकम अंडर द हेड सैलरी बट विल नॉट इंक्लूड परक्यूजिट, है ना, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होती है। तो क्या क्या आ जाएगा? बेसिक सैलरी, डीए वगैरह सब आ जाएगा, बोनस, कमीशन, सारी टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएंगी। मॉनेटरी परक्यूजिट भी, अगर कोई कैश में बेनिफिट मिला है तो वो भी आ जाएगा। जैसे होता है ना, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, और वो सब पैसा दिया है, रिम्बर्समेंट दिया है कोई, तो वो सब आ जाएगा। इसके अलावा और कोई भी कैश में पेमेंट है, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट वगैरह, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा क्योंकि वो कैश में मिला नहीं है, वो आएगा नहीं। एरियर ऑफ सैलरी एडवांस को भी कंसीडर कर लेंगे। तो वो छोड़ा क्या, सब कुछ तो ले लिया है, एक पीएफ वगैरह छोड़ दिया और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट छोड़िए। अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो हमें सभी की सैलरी को भी जोड़ लेना है, ठीक है, और डिडक्शन को अलाउ करना है, लेकिन वही है कि पुराने नए रिजीम के हिसाब से देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए परक्विजिट्स आती हैं, उसमें सबसे पहली है मोटर कार फैसिलिटी। अब मोटर कार फैसिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि मोटर कार किसकी है और खर्चा कौन करता है। तो हमारे पास अलग अलग सिचुएशन है, जैसे मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की अपनी कार है, या ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की अपनी कार है। अगर एम्प्लॉयर की अपनी कार है तो हमें ये देखना है कि एक्सपेंसेस कौन कर रहा है,
एम्प्लॉयर कर रहा है या एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। तो इस बात पे डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है या एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है। तो कार किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। अब इसका इस्तेमाल किस किस चीज के लिए हो रहा है? फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है। ऑफिस के लिए कार यूज ही नहीं होती, फुल्ली प्राइवेट यूज, या पार्टली प्राइवेट और पार्टली ऑफिशियल यूज। और हम वो केस नहीं ले रहे हैं जहां पर फुल्ली ऑफिशियल यूज हो रहा है, क्योंकि वो परक्यूजिट है ही नहीं। आपको एक कार मिली है और ऑफिस के काम से ही जाना है, तो आपका क्या फायदा है उसमें? पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा क्या बारिश, धूप और ठंड से बचे रहेंगे, तो वो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि टैक्सेबल किया जाए। तो अगर फुल्ली ऑफिशियल है तो वो परक्यूजिटी नहीं होती है। तो अगर फुल्ली प्राइवेट यूज हो रही है तो एम्प्लॉई को क्या फायदा हो रहा है? एक तो कार फ्री फंड में मिली। याद करो, यूज ऑफ मूवेबल एसेट की वैल्यूएशन हमने करी थी 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, तो वही हम यहां ले लेते हैं 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट। एक तो ये फायदा हो गया, रिफंड में कार मिल गई। और जो उसके रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग चार्जेस है वो भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो भी फायदा हो गया। प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि ये कार फुली प्राइवेट यूज हो रही है और खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो जो भी खर्चा करेगा वो फायदा हो जाएगा, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए हमारी कार इस्तेमाल होती है तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में अब भाई कार का इस्तेमाल कायदे से ज्यादातर यही होता है कि भाई आपको कार मिली और आप उस कार को लेकर ऑफिस गए, ऑफिस का इस्तेमाल हुआ, ऑफिस के काम हुआ, फिर वो कार घर पे ले आए, घर पे फैमिली के साथ जाना तो फैमिली के साथ गए, संडे के दिन छुट्टी है, आपके पास कार है, आप पर्सनल यूज कर रहे हो, तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर कितना खर्चा पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है, कितना ऑफिशियल के हो रहा है, इसके लिए या तो भैया एक लॉग बुक बनाओ, उसमें लिखो आज डेट डालो, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर ऑफिस का काम, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर पर्सनल काम, पूरे महीने का लॉग बुक बनाओ, पूरे साल भर का लॉग बुक बनाओ, किलोमीटर के हिसाब से बांटो, फिर उस रेशो में खर्चों को बांटो। क्या ये प्रैक्टिकल फिजिबल है? अगर आपको लगता है तो एक लॉग बुक बनाओ और सारा काम करो, तो उस हिसाब से रेशो में एक्चुअल में जो भी खर्चा है वो रेशो में बढ़ जाएगा। लेकिन वो मुश्किल हो जाता, तो दूसरा आसान रास्ता बताया है। इसके लिए कार को दो टाइप की कार में बांटा गया है, स्मॉल कार और बिग कार। ये मैं नाम दे रहा हूं, इन्होंने स्मॉल बिग कार का नाम नहीं दिया है, इन्होंने कार का नाम दिया है अप टू 1600 सीसी इंजन कैपेसिटी। ठीक है, अप टू 1600 सीसी इंजन कैपेसिटी, या इसे 1.6 लीटर भी बोलते हैं। अप टू मतलब 1600 सीसी कार है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जमाना बदल चुका है, ये पुराने जमाने की बातचीत चल रही है। आजकल क्या हो गया है, इंजन जो सीसी है, ये क्यूबिक कैपेसिटी है, ये कम होती चली जा रही है। टर्बोचार्ज इंजन आ रहे हैं, पावर उनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी 30-30 लाख, 40-40, 50-50 लाख की कार में भी 1500 सीसी का इंजन आ रहा है। तो थोड़ा सा इन्हें कायदे से इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल चुका है। इंजन के साइज, क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से अब इंजन और कार की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। तो शायद अपडेट हो, अभी इनकम टैक्स में 1-2 साल में बहुत चेंजेस आने भी वाले हैं। तो जो स्मॉल कार है वो हम नाम दे रहे हैं स्मॉल कार अप टू 1600 इंजन कैपेसिटी। तो इसके लिए हम लोग लेंगे 1800 रुपए पर मंथ। ठीक है, और साथ में अगर ड्राइवर भी है, जिसे शॉफर बोलते हैं, उसके लिए 900 रुपए पर मंथ और ले लेंगे। तो ड्राइव शॉफर होता है जो वेल ड्रेस्ड ड्राइवर की जो ड्रेस होती है वो वाइट ड्रेस होती है, टोपी में आगे काला और ऊपर वाइट, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। तो वो यूनिफॉर्म में अगर आता है तो उसे शॉफर बोलते हैं, तो इसलिए नाम शॉफर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ड्राइवर है और शॉफर नहीं है, तो मतलब वो यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आ रहा तो मिलेगा नहीं।
तो 900 रुपए ड्राइवर के, ये मानकर चलो, ये सब पर मंथ है। तो हमने ये माना कि इतना खर्चा पर्सनल हो रहा है और यही आपके लिए टैक्सेबल है। अगर कार बड़ी है, मतलब 1600 सीसी से बड़ा इंजन है, तो यहां पर बहुत बड़ा दुनिया नहीं बदली है, 1800 की जगह केवल 2400 रुपए पर मंथ हुआ है, लेकिन ड्राइवर के 900 पर मंथ ही रह गए हैं। ड्राइवर के 900 रुपए पर मंथ ही है। तो ये है हमारा, आप लॉजिकली सोचेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये खर्चा एम्प्लॉय ने कराया तो क्या हो रहा है। अगर एम्प्लॉय ये खर्चा करेगा तो आप थोड़ा समझदारी से सोचिए, पिछली बार कार भी एम्प्लॉयर की थी, खर्चा भी एम्प्लॉयर का था। इस बार कार तो एम्प्लॉयर की, लेकिन खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसका फायदा कम हो रहा है, क्योंकि उसकी जेब से कुछ पैसा भी जा रहा है। कार तो मिल गई फ्री फंड में, लेकिन खर्चे पेट्रोल, डीजल, रिपेयर, मेंटेनेंस सब हमारी जेब से जा रहा है एम्प्लॉय। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर भी यही देखेंगे। फुल्ली प्राइवेट यूज है अगर, तो क्या फायदा हुआ, कार फ्री फंड में मिल गई 10% पर एनम कॉस्ट का, और प्लस पिछली बार हमने क्या करा था, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अब भी मानो वही एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर जो कि 0 है, तो इसका मतलब वो नहीं लेंगे। तो सेम वही वाला मेथड है। अब अगर ये पार्टली यूज हो, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वही काम करेंगे, स्मॉल और बिग कार की बात करेंगे। अब खर्चा कम है तो 2400, 1800 2400 से कम होना चाहिए, तो यहाँ 600 और 900 रुपए है, 600 रुपए पर मंथ, 900 रुपए पर मंथ, प्लस 900 रुपए ड्राइवर के 900 ही हैं, ड्राइवर के 900 रुपए पर मंथ ही है। ठीक है, तो ड्राइवर के 900 रुपए पर मंथ ही है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि भैया एम्प्लॉयर की कार है तो सारा हिसाब देख लिया, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब अगर कार एम्प्लॉय की है तो क्या होगा, तो एम्प्लॉय की कार में भी यही दो केस है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कार किसकी है, खर्चे कौन कर रहा है, क्या ये परक्यूजिट है, तो ये क्या है, ये तो परक्यूजिट ही नहीं है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। तो अब बचा क्या, अब बचा ये कि अगर कार एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है कार का या पार्टली यूज हो रहा है। अगर फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है तो कार तो एम्प्लॉय की है, उसको तो कार का तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, उसका फायदा हो। तो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आ गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप ध्यान दो, हमने सेकंड नंबर की परक्विजिट पढ़ी थी, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। कार किसकी है, एम्प्लॉय की, तो खर्चा किसे करना चाहिए, प्राइवेट का, एम्प्लॉय को। खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो ये टैक्सेबल फॉर ऑल है, और ये वाला सिचुएशन में टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, इसका मतलब कार अगर एम्प्लॉयर की है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल है। कार अगर एम्प्लॉय की है और खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो ये सभी के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि यहां पर ये पर्सनल खर्चा है, ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय की, इसको पेमेंट करना। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट केस आ गया कि अगर ये पार्टली यूज हो रहा है तो क्या होगा। अब अगर पार्टली यूज हो रहा है तो हमेशा की तरह क्या होगा, स्मॉल और बिग कार की बात हो जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस वो जो 1800 2400 था ना, वो यहां माइनस हो जाएगा, तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर के लिए, वो माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस में से, और यहां पर एक्सपेंसेस
पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा मोटर कार का हिसाब किताब। समझ में आता है ये आप लोगों को? अब एक से ज्यादा मोटर कार अगर दे दे एम्प्लॉयर तो क्या होगा? 2 3 4 मोटर कार दे दे तो कोई सी एक कार आप पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट मान लो, बाकी सारी की सारी फुल्ली प्राइवेट ही मानी जाएंगी, चाहे वो यूज किसी भी पर्पस के लिए होती हो। तो एक से ज्यादा मोटर कार है तो एक कार ही पार्टली यूज मानी जा सकती है, रिमेनिंग ऑल अदर कार विल बी टेकन एज ए फुल्ली प्राइवेट यूज। तो उसमें हम देखेंगे ऑप्शन लेकर सबसे सस्ता हमें क्या पड़ रहा है जिसमें कम टैक्स लग रहा है। तो कार 3 मिली, तो कार 1 पार्टली यूज, कार 2 और 3 फुल्ली प्राइवेट, टोटल कितना इनकम टैक्सेबल हो रही है? ऑप्शन नंबर 2 सेकंड को पार्टली मानो, फर्स्ट और थर्ड को फुल्ली प्राइवेट। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड को पार्टली मानो, फर्स्ट सेकंड को फुल्ली प्राइवेट। तीनों केस में टोटल मारो, जिसमें सबसे कम इनकम दिखाई देगी वो वाला ऑप्शन चूज कर लो। जैसे घर होते हैं ना, 2 से ज्यादा घर मिलते हैं वैसे। ठीक है, एक और बात कि अगर मान लिया एम्प्लॉयर ने किराए की कार लेके आपको दे दी, तो ऐसा क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में 10% ऑफ कॉस्ट की जगह हायर चार्जेस ले लेंगे जितने की उसने किराए की लेकर, क्योंकि आजकल बहुत कंपनीज बहुत ज्यादा केस में क्या करती हैं कि वो है ना लीज पर लेकर कार को दे देती, तो वो लीज रेंटल हम ले लेंगे। पार्ट ऑफ द मंथ है तो उसे इग्नोर करना है, पूरा महीना नहीं मानना, उसे इग्नोर करना है। और कार इज यूज फॉर पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल पर्पस। तो इसमें एम्प्लॉयर को कोई भी पेमेंट करेगा तो इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं करेंगे, चलो छोड़ो, आपको हमेशा क्या करना है पूरी कैलकुलेशन कर लो, एट द एंड एम्प्लॉय ने कुछ भी एम्प्लॉयर को दिया माइनस कर दो। ठीक है, और हाँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर की चीजों को पर्सनल नहीं माना जाता, उसे ऑफिशियल ही माना जाता है। जैसे कैब सर्विस मिल जाती है आजकल, घर के पास से कैब मिलती है, आप गए ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस से घर, तो उसका कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। और अगर मान लिया 2 व्हीलर मिल गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो वो ही है कि हम 1800 2400 इन सब की जगह 600 रुपए पर मंथ ले लें, लेकिन ऐसा जनरली देखने को मिलता नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, परक्यूजिट, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती हैं, और इसमें स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। अब इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर ये स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन आपके अपने पर्सनल नौकर हैं, पहले से आपने लगा रखे, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि चलो इसके पैसे मेरे से ले लो, तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर ये एम्प्लॉइज, ये जो सर्वेंट्स हैं, ये अगर एम्प्लॉयर ने अरेंज खुद करे हैं तो ये स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, और जितना खर्चा करेंगे पर्सनल पर्पस के लिए उतना टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल है ना? तो यही बात लिखी हुई है कि अगर ये सर्वेंट्स एम्प्लॉय ने एंगेज करें तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर और सबके लिए है तो हर टाइप के एम्प्लॉय के लिए हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर ने ही अरेंज करा तो केवल स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होंगे। ठीक है ना? और कुछ पेमेंट है माइनस हो जाएगा। हाँ, ये फैमिली मेंबर को सर्विसेज दिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय कहे कि मतलब एक टैक्स से बचने के लिए क्या कह सकता है एम्प्लॉय कि एम्प्लॉयर से कि आप ये मत दिखाओ आप मुझे दे रहे हो, आप ये दिखाओ मेरे फैमिली मेंबर को दे रहे हो, तो मुझे टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स देने का कोई लॉजिक ही नहीं है, एम्प्लॉयर आपके फैमिली मेंबर को क्यों फैसिलिटी देगा? तो आपके फैमिली मेंबर को फैसिलिटी दे रहा है तो मतलब आपको ही दे रहा है, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। सेम सारी बातें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी के लिए वही है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर के अपने इंस्टीट्यूट में मिली है
वो एम्प्लॉय को दी गई है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी गई है तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉय के लिए कोई भी नॉलेज अरेंज कर रहा है एम्प्लॉयर, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फी ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू द स्कूल, तो वो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाए। मान लिया बच्चे की स्कूल की फीस एम्प्लॉयर करता है, सीधा स्कूल की को पेमेंट कर देता है, तो ये वही है, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने पहले खर्चा कर दिया, बाद में एम्प्लॉयर उसको पैसे दे रहा है ना, तो ये भी वही बात हो गई, ये भी सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। Where facilities provided by employer to the children of employee in the educational institute were owned or maintained by the employer, अपना ही इंस्टीट्यूट है, और free education is provided in any other educational institution, then the value of perquisite shall be fee charged by similar institution in the similar locality। मतलब ये कि मान लिया डीपीएस स्कूल का ओनर है कोई, और डीपीएस स्कूल की ही टीचर है, और उनके बच्चे वहां फ्री में पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे डीपीएस जैसा वहीं पर और कौन सा स्कूल है, वो कितनी फीस लेते हैं, वो टैक्स। ठीक है, और इट विल हैव द फॉलोइंग टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। क्या अगर परक्यूजिट की वैल्यू 1000 रुपए पर मंथ या उससे कम है तो फुली एग्जेम्प्ट है, चाहे कितने भी बच्चे हों, और अगर वैल्यू 1000 से ज्यादा है पर मंथ तो ये फुली टैक्सेबल है, चाहे कितने भी बच्चे। तो 1000 रुपए पर मंथ से कम है तो फुली एग्जाम, वरना फुली टैक्सेबल। अब बताओ कौन सा स्कूल है जहां पर 1000 रुपए पर मंथ की फीस हो, है कोई स्कूल? तो इसका मतलब फुली टैक्स। हाँ, थ्योरेटिकली क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा देख लेंगे। और बातें स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मेंबर ऑफ हाउस मेंबर का फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह जो होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल नहीं होती है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। कोई भी पेमेंट करा वो माइनस हो जाएगा। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के फुली एग्जाम्प्ट है, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और इज हाउस होल्ड मेंबर, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, वही अगर पर्सनल पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है। ठीक है, सेम है। अब फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस परक्यूजिट्स कौन कौन सी हैं? जैसे मोबाइल फोन आपको मिल जाए तो वो फ्री है, उसमें कुछ भी आपको टैक्स नहीं देना है, चाहे वो पूरा पर्सनल यूज करें तो भी कोई टैक्स। तो क्यों एम्प्लॉयर आपको मोबाइल देगा? ऑफिस का भी कॉल आएगा तो आप उस पर बात कर सकते। ठीक है, परक्यूजिट आउटसाइड इंडिया, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो जो परक्यूजिट है और अलाउंसेस है सभी एग्जाम्प्ट है अगर वो सिटीजन है इंडिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सस्ते में माल बेचते हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है। ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब फ्री है, ट्रेनिंग रिफ्रेशमेंट कोर्स सब फ्री है, इवन लैपटॉप वगैरह भी सब फ्री है, लैपटॉप वगैरह भी कोई टैक्सेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्या होगा। हम इस चैप्टर को कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके कि वर्किंग पार्टनर है उसकी सैलरी इनकम या रिटायर हो गया है उसकी इनकम। तो रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्या होगा, क्या क्या अलग से उसे परक्यूजिट्स वगैरह मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर उसको मोनेटरी पेमेंट अलग से भी करता है, फैमिली मेंबर को भी करता है डेथ के केस में। तो वो क्या क्या है, मेनली हम 6 चीजें पढ़ने वाले हैं। ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिटेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड प्रोविडेंट फंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेच्युटी, जो सेक्शन 10(10) में एग्जेम्प्ट होती है। ग्रेच्युटी का पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है, और एज पर द लॉ ग्रेच्युटी एक्ट जहां पर एप्लीकेबल होता है वहां उसको देना पड़ता है, मजबूरी में या खुशी से देना ही पड़ता है। अब हम 10(10)(1) में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, तो ये बात हो गई। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके दो केस है कि एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट या नहीं। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो 10(10) सेकेंड में जो 3 पॉइंट है उनमें से सबसे कम अमाउंट वाला फ्री हो जाएगा।
इसको आप ऐसा याद रखिए कि यहाँ सारी चीजें अजीब सी हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड क्योंकि जितना मिला उससे ज्यादा तो एग्जाम नहीं हो सकता, मिनिमम में 1 पॉइंट ये तो लेना ही पड़ता है। दूसरा है 20 लाख। अब ये जो 20 लाख रुपीस है ये लाइफ टाइम की लिमिट है। 20 लाख मतलब पूरी लाइफ में 20 लाख रुपए की छूट मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉय कभी 2 4 5 साल पहले कहीं और भी रिटायर हुआ था, वहां से उसे कुछ ग्रेचुटी मिली थी जो एग्जाम्प्ट हो गई थी, मान लिया 5 लाख, तो 20 लाख में से 5 लाख माइनस करके 15 लाख ही अब अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि लाइफ में 20 लाख रुपए टोटल है। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के लिए कह रहा था मैं, अजीब सी बात, क्या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर आप सोचें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब होता है 10 साल 6 महीने, 10 साल 10 महीने, तो 10 साल, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर 10 साल है। लेकिन यहाँ अजीब सी बात है कि 6 महीने से ज्यादा को 1 साल माना जाएगा। पहली अजीब सी बात। दूसरी, हमारी यहाँ सैलरी का मीनिंग अलग है, जबकि हमने बात करी थी सैलरी का मीनिंग हमारी स्टैंडर्ड सैलरी होती है, तो यहाँ सैलरी का मीनिंग चेंज हो गया। और लास्ट ऑन सैलरी लेनी है, और 4 संडे होते हैं महीने में, 30 दिन मानो तो 4 संडे को हटा दो तो 26 वर्किंग डे होते हैं। तो सैलरी को, लास्ट ऑन सैलरी को अगर 26 से 26 से डिवाइड कर दें तो 1 डे की वर्किंग सैलरी आ जाएगी, और उसे 15 मतलब आधे महीने से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 डेज की वर्किंग सैलरी आ जाएगी, और वो हर साल के लिए देंगे। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट है 15 days working salary for every completed year of service, where more than 6 months will be taken as completed 1 year। थर्ड पॉइंट है ये, इसे ध्यान से करना होता है। सैलरी में यहाँ बेसिक सैलरी लेते हैं, डीए हमेशा लेते हैं, स्पेशल डीए नहीं है, हमेशा लेते हैं, लेकिन फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था उसकी वजह से। अगर ये वर्कर सीजनल काम करता है तो 15 दिन की बजाय 7 दिन ले लिए जाएंगे, और ये डिडक्शन हमेशा मिलेगी, चाहे वो नई रिजीम में हो या पुरानी में, हमेशा हर जगह ये हमें 10-10-2 10-10-3 की डिडक्शन और 10-10-1 की डिडक्शन मिलेगी। अब आता है थर्ड केस कि एम्प्लॉय अगर कवर्ड नहीं है तो क्या होगा, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो आपको यही एज्यूम करना है। हाँ, मोटर कार के लिए भी मैं याद दिला दूं, क्वेश्चन में नहीं बताया मोटर कार किसकी है तो एम्प्लॉयर की है, नहीं बताया खर्चा कौन करता है तो एम्प्लॉयर करता है। मान लिया लिखा कार की कॉस्ट है 5 लाख और एक्सपेंस है 50,000, बताया नहीं कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर खर्चा करता है। ऐसे ही यहाँ पर ये नहीं बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बताया तो हमेशा हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एड में कवर्ड है या नहीं है तो नॉट कवर्ड एज्यूम करेंगे। तो 10-10 थर्ड में आप निकालेंगे डिडक्शन। यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट सेम है। थर्ड पॉइंट में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, 10 साल 11 महीने भी 10 साल ही है, 10 साल 11 महीने 29 दिन भी 10 साल ही है, क्योंकि जितने कंप्लीट ईयर होते हैं वो ही लेने हैं। आधे महीने का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। यहाँ एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी, यहाँ पर स्टैंडर्ड सैलरी आ गई। स्टैंडर्ड सैलरी में हम क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी, special DA which is taken as a part of salary as per the terms of employment for retirement benefits and fixed percentage commission on sales। तो वो स्टैंडर्ड सैलरी लेनी है। एवरेज का मतलब क्या है, पिछले 10 महीने की सैलरी लो, जिस महीने रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ दो, उससे पिछले 10 महीने की सैलरी लो और उसे 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज सैलरी। और ये स्टैंडर्ड सैलरी लेनी है इसलिए एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी आ जाएगी। याद रखिए अगर वो डेथ के समय मिल रही है ग्रेच्युटी तो 100% फ्री है, फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सब फ्री हो जाएगा। और एग्जम्पशन हमें हमेशा मिलेगी ओल्ड या न्यू रिजीम में। नेक्स्ट है हमारे पास पेंशन। अब पेंशन क्या होती है, पेंशन होती है जो रिटायरमेंट के बाद में मिलती है। ये इंस्टॉलमेंट में मिलती है जनरली, लेकिन कुछ हिस्सा आप लमसम भी ले सकते हैं, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा आप लमसम भी ले सकते हैं। तो अगर ये इंस्टॉलमेंट में मिल रही है तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इंस्टॉलमेंट में पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है मंथली बेसिस पर अगर है तो। और अगर ये कम्यूटेड है मतलब आपने कुछ लमसम अमाउंट ले लिया है इसका। अगर लमसम पैसा लिया है, लमसम का मतलब क्या होता है,
हम ये कहें कि हमारा पैसा जमा है लेकिन हमें कुछ पैसा दे दो, उससे क्या होगा, जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी। इसे ऐसा एज्यूम करो, मान लिया मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिलती है और मान लिया मेरे 10 लाख रुपए जमा है, लमसम वैल्यू 10 लाख है मान लिया। अब मैंने क्या करा, इसमें से 25% 2,50,000 कैश ले लिया, तो मेरा 25% कम हो गया, अब मुझे 7,500 पर मंथ ही पेंशन मिलेगी क्योंकि मैंने लमसम पैसा ले लिया। तो जितना लमसम ले लिया उतना मेरा इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगा उस दिन से जिस दिन से मैंने लमसम पेमेंट लिया है। तो जो लमसम पेमेंट है उसका क्या हिसाब किताब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्री 10A 1 में फ्री, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको ये देखेंगे कि क्या उसे पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है या नहीं, क्योंकि अगर उसे पेंशन भी मिल रही है और ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो ग्रेच्युटी तो लमसम ही मिलती है, तो पेंशन को लमसम लेने की क्या जरूरत है भाई। इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा पैसा लमसम ले लो तो बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए हम तुम्हें छूट कम देंगे, हम मना करेंगे ऐसा मत करो। तो कम छूट मिलेगी तो 1/3 एग्जम्पशन मिलेगी अगर ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों मिलती है और लमसम पेमेंट ले रहे हो। आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो 10A सेकेंड में आपको 1/3 मिलेगी डिडक्शन, लेकिन टोटल कम्युनिटी वैल्यू मतलब 10 लाख की। आपने लिया कितना है, 2.5 लाख, लेकिन आपको डिडक्शन मिलेगी 1/3 ऑफ 10 लाख, समझ रहे हो। तो 10 लाख का 1/3 होता 3,33,000 और आपने कैश लिया 250, तो 250 पूरा ही माफ हो जाएगा। इसका मतलब कम अमाउंट लोगे तो ज्यादा डिडक्शन है। यही अगर आपने 75% ले लिया 7.5 लाख तो छूट तो आपको 3,33,000 की ही मिलने वाली। तो हम चाहते हैं कि वो कम अमाउंट निकाले, और अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो मजबूरी में बेचारा वो निकाल रहा है यहाँ का लमसम अमाउंट, तो उसको ज्यादा एग्जम्पशन देंगे, 1/2 एग्जम्पशन दे देंगे, ऐसा याद रखिए। डेथ होने के बाद अगर फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है और डिडक्शन मिलती है 15,000 और 1/3 विच एवरेज लेस। ये क्यों है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, क्योंकि 20-25 साल पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी ये, और 20-25 साल से स्टैंडर्ड डिडक्शन सोइयों बार मतलब बहुत बार चेंज हो गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। और ये भी हमेशा आपको मिलेगी पेंशन की डिडक्शन, चाहे आप ओल्ड रिजीम में हैं चाहे आप न्यू रिजीम में हैं। नेक्स्ट वन इज लीव एनकैशमेंट, मतलब आपको एम्प्लॉयर ने कहा छुट्टी ले लो, छुट्टी ले ली, पैसा नहीं कटेगा, छुट्टी नहीं ली तो पैसा मिल जाएगा। अब वो पैसा आप अभी लेंगे या रिटायरमेंट पे लेंगे। अगर आप अभी लेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस लीव एनकैशमेंट का पैसा लेंगे तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये सैलरी की तरह आप पैसा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट पे लेंगे तो बड़े फायदे होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो 10A फर्स्ट में सारा माफ हो जाएगा, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमारे लिए यहाँ 4 पॉइंट है, 3 की बजाय 4 पॉइंट है। पहला एक्चुअल लीव एनकैशमेंट, दूसरा 20 लाख जैसे ग्रेच्युटी में था, यहाँ 25 लाख हो गया है। तीसरा, यहाँ वहां 3 पॉइंट, थर्ड के अंदर भी पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, थर्ड के अंदर वहां था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/26 और 1/2 इंटू कवर्ड में था हमारा लास्ट ड्रॉन सैलरी, और नॉट कवर्ड में था 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो यहां पर 10 मंथ्स की सैलरी, एवरेज सैलरी नहीं, सैलरी है थर्ड पॉइंट, 10 मंथ्स की सैलरी, एवरेज सैलरी नहीं, सैलरी। एवरेज सैलरी में 10 से डिवाइड करते हैं या 10 से डिवाइड नहीं करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, वहां लिखा था प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब अगर रिटायर हुआ तो उस महीने की सैलरी को छोड़कर उससे पिछले 10 महीने। यहाँ लिखा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर महीने के बीच में रिटायर हुआ तो उस दिन तक के 10 महीने, मतलब कोई 15 नवंबर को रिटायर हो गया तो 15 जनवरी से लेके 15 नवंबर तक की सैलरी लेनी पड़ेगी हमें। अगर बीच में कोई इंक्रीमेंट है तो उसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है जो अनयूज्ड लीव है, जो आपने छुट्टी नहीं मारी है उनकी सैलरी निकालो। तो जो छुट्टी नहीं मारी उन्हें मंथ में निकालो,
और उनको एवरेज मंथली स्टैंडर्ड सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो। अब एवरेज सैलरी कैसे आएगी, थर्ड पॉइंट है ना, इस थर्ड पॉइंट को पॉइंट नंबर 3 में इसको 10 से डिवाइड कर दो। पॉइंट नंबर 3 में 10 महीने की सैलरी है, उसे 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब आया अनयूज्ड लीव कैसे आएगा, भाई लीव कितनी मिली, कितनी छुट्टी मान ली, कितने पैसे ले लिए बीच में, तो वो अनयूज्ड है। आपको जितनी भी छुट्टी मिली वो लिखो, माइनस करो जितनी आपने पैसे ले लिए, जितने आपने छुट्टी मान ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, तो अनयूज्ड आ जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी छुट्टी आपको मिलती है वो ज्यादा ज्यादा 30 ही लेनी है आपको। अगर आपको 30 से ज्यादा छुट्टी मिलती है एक साल की तो भी 30 ही लेनी। अगर आपको 20 दिन की छुट्टी मिलती है तो 20 दिन लो, 25 दिन की मिलती है तो 25 दिन लो, 30 दिन मिलती है 30 दिन लो, 35 दिन मिलती है तो 30 दिन लो। ठीक है, जितनी मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकती है, और ये भी आपको हमेशा मिलेगी डिडक्शन, चाहे आप किसी भी रिजीम में हो। अब रिटेंचमेंट कंपनसेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हो सकता है लाइव में किसी क्वेश्चन में दिखाई भी ना दे, फिर भी मेरा ड्यूटी है बताना। तो ये है एक्चुअल कंपनसेशन 5 लाख या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा, तो यहाँ भी अजीब है, 6 महीने से ज्यादा 1 साल है, लेकिन यहाँ 1/2 है, लेकिन एवरेज सैलरी भी अलग है। यहाँ सैलरी का मीनिंग भी अलग है और एवरेज सैलरी का मतलब भी अलग है। सैलरी में 3 महीने की एवरेज सैलरी है 10 महीने की जगह, और सैलरी में हम लोग बोनस प्रोविडेंट फंड और बोनस को छोड़ के सब कुछ ले लेंगे, इवन परक्विजिट भी ले लेंगे, तो यहाँ थोड़ा सैलरी का मीनिंग अलग है। ये भी हमेशा अलाउड हो जाएगी चाहे कोई भी सिचुएशन हो। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आप अपनी स्वेच्छा से जॉब छोड़ते हैं तो आपको 4 पॉइंट में जो सबसे कम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल रिसीव 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीटेड है, कुछ और नहीं लिखा है, तो यहाँ 3 महीने है, 1/2 नहीं है, यहाँ 3 मंथ है। और यहाँ लास्ट ड्रॉन स्टैंडर्ड सैलरी, तो सब मिक्स हो गया, लास्ट ड्रॉन आ गई लेकिन स्टैंडर्ड 3 महीना आ गया और कंप्लीटेड ईयर आ गया। लेकिन फोर्थ पॉइंट है लाइफ बची हुई, जितनी भी आपकी जॉब बची हुई थी, तो मान लिया रिटायरमेंट एज 60 साल है, आप अभी 50 साल के और आपसे कहा गया जॉब छोड़नी है तो छोड़ दो, 20 लाख मिलेंगे, आपने जॉब छोड़ दी, कहीं और जॉब कर लेंगे, काम धंधा कर लेंगे, आपने जॉब छोड़ दी और आपको क्या मिल गया 20 लाख, तो वो 20 लाख मिल गए 50 साल की एज में। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है 50 साल और रिटायरमेंट एज क्या है 60 साल, तो 10 साल की सैलरी, 10 साल की सैलरी लेटेस्ट सैलरी के हिसाब से हम लोग फोर्थ पॉइंट में निकालें 10 साल की। अगर आपकी एज 55 साल है तो 55 साल, अगर आपकी एज 56 साल है 4 साल, महीनों का हिसाब ये वो जितना समय बचा है उस हिसाब से आपकी सैलरी निकाली। अब आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस भी पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस सब फ्री है एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, जो ये कहता था आरपीएफ में कि भैया अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा, बाकी सब फ्री है। अब हम आते हैं कहां पर, जब वो रिटायर होगा या डेथ होगी लमसम मिलेगा, डेथ में तो सब माफ है, अगर वो रिटायर होगा तो रिकॉग्नाइज माफ है, स्टेचुरी माफ है, सब माफ है, केवल अनरिकॉग्नाइज फुल्ली टैक्सेबल। और अनरिकॉग्नाइज में भी मैंने उस समय बताया था आपको 4 चीजें मिलती है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट उन दोनों पे। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो कभी टैक्सेबल होता ही नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल सैलरी में, उस पर इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल सैलरी के एड में, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल अदर सोर्सेस में, ये बात थी। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड माफ माफ माफ, फ्री फ्री फ्री, 80C की डिडक्शन मिलेगी उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ये सब एग्जाम्प्ट है। आरपीएफ एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस उसका भी मैंने बता दिया, ये सब बात हम डेथ के समय फ्री है, उसमें कोई टैक्सेबल नहीं हो। अनरिकॉग्नाइज फुल्ली टैक्सेबल है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। तो
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी की इनकम में टैक्सेबल है, इंटरेस्ट सैलरी में टैक्सेबल है, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ये बात भी क्लियर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी सारा माफ है, ये मानकर चलो। सुपर एनुएशन फंड भी सारा माफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलीफ, वो क्या होता है और वो कैसे मिलती है। देखो, एरियर ऑफ सैलरी क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में ये बहुत ज्यादा होता है। क्या, मान लिया आज डेट है 1 अप्रैल 2025 और आपको बोला गया कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 25 तक की ये जो 5 साल की आपकी सैलरी है, इसमें हम 2,000 रुपए पर मंथ बढ़ा देते हैं 1 अप्रैल 2020 से। और 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने। 60 महीने में 2,000 के हिसाब से कितना होता है? 1,20,000। तो 1,20,000 इस साल टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आप कहें जी ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1,20,000 हो सकता है आप नेक्स्ट स्लैब में आ जाए, और उन सालों में अगर ये मिलता तो स्लैब अलग होती और उन साल के टैक्स रेट अलग थे। तो आप कहोगे कि भैया हमारी गलती थोड़ी ना, हमें मिल रहा है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा देंगे आप, उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89(1). अब ये कैसे मिलेगा रिलीफ? मान लिया करंट ईयर की आप इनकम निकालो, है ना, विदाउट एरियर ऑफ सैलरी और विद एरियर ऑफ सैलरी, दोनों का टैक्स निकालो, डिफरेंस निकालो, पता चल जाएगा कितना टैक्स पड़ रहा है। पिछले जितने सालों का है उन सालों का विदाउट एरियर और विद एरियर मिलाकर टैक्स निकालो और डिफरेंस निकालो, पता चल जाएगा कितना है। मान लिया पिछले सालों में ये टैक्स बैठ रहा था 8,000, इस साल बैठ रहा है 9,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना आपको, वो रिलीफ मिलेगी आपको 89(1). तो इसके पिछले 4 साल के टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में बताए जाएंगे, क्योंकि आपको याद थोड़ी ना पिछले सालों में क्या टैक्स रेट था, आपको टैक्स रेट तो इसी साल का याद है। तो पिछले सालों के टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में बताए जाएंगे। ये एरियर ऑफ सैलरी के लिए भी मिलता है और एडवांस के लिए भी मिलता है। ये क्या मतलब हुआ? मान लिया आपने इस साल एडवांस सैलरी ले ली अगले साल के 3 महीने के लिए, जो अगले साल की 3 महीने की सैलरी थी वो इसी साल ले ली एडवांस। तो हमने पढ़ा था सैलरी टैक्सेबल होती है रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो ये रिसीव्ड हो गया तो इस साल टैक्सेबल हो गई। हो सकता है इस साल टैक्सेबल हो गई, आप ज्यादा स्लैब में आ गए, ज्यादा टैक्स देना पड़ गया। जब अगले साल आपको तो टैक्सेबल होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको टैक्स ज्यादा पड़ रहा हो स्लैब की वजह से। तो आप वही इसमें भी ये देखेंगे, अगर ये इस साल नहीं मिले अगले साल ही मिलती तो क्या टैक्स पड़ता, इस साल मिल गए तो क्या मिला, दोनों सालों का मिलाकर। मतलब इस साल हमें मिला और अगले साल 9 महीने का, इस साल 3 महीने की हमने एडवांस ले ली, तो इस साल कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल हो गई? 15 महीने की। और अगले साल कितने महीने की टैक्सेबल होगी? 9 महीने की। टैक्स निकालो, और इस साल 12 महीने और अगले साल 12 महीने, तो टैक्स निकालो। अगर पहले वाले केस में ज्यादा टैक्स है तो रिलीफ मिलेगा ना हमें, तो वो रिलीफ मिल जाएगा। एक डिडक्शन होती है सेक्शन 80C की, कब मिलती है? जब आप शिफ्ट हो जाते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से पुराने वाले में, तो 1,50,000 रुपए तक की छूट मिलती है इन्वेस्टमेंट करने पे। बहुत फेमस है 80C के नाम से, लेकिन कुछ समय के बाद ये पुरानी यादों में रह जाएगी। इसकी वजह से इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा लगाओ, ये पैसा इन्वेस्ट करो, ये पैसा आपका ही है, ब्याज भी मिलेगा फ्यूचर में। इन्वेस्ट करो तो आपका एक तो इन्वेस्टमेंट हो गई और इनकम टैक्स में छूट मिल गई, तो कितना बढ़िया काम था। लेकिन अब ये नए टैक्स रिजीम में इसे हटा दिया कि आपको नए में नहीं मिलेगी। तो इसमें कहा क्या क्या कर सकते थे आप, अगर आप पुराने में अभी भी हैं, पुराने टैक्स रिजीम में हैं, तो आपको क्या क्या छूट मिलेंगी? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा जमा कराओ, छूट मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने पड़ते हैं 5 साल के लिए, तो आपको छूट मिल जाती है। एफडी करानी पड़ती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराओ, छूट मिल जाती है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
अनरिकॉग्नाइज के अलावा सभी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय पैसा जमा कराता है उस सब में छूट मिलती है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड, सेक्शन 23D में जो होते हैं कवर्ड, उस पे छूट मिलती है। नेशनल हाउसिंग बैंक के नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बच्चों के स्कूल की फीस जो होती है, ट्यूशन फीस जो स्कूल की होती है, उस पे छूट मिलती है। आप जब घर लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उसकी छूट आपको सेक्शन 24 में मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट है उसकी छूट यहां मिलती है 80C में। इन्वेस्टमेंट है, कुछ एन्युटी प्लान है, पेंशन फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, नेबार्ड के बॉन्ड है, और एफडी वगैरह, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराने पे छूट मिलती है। तो ये सब चीजों पे पैसा जो दिया है उन सबको जोड़ो, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम है तो उतना आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सैलरी का चैप्टर जो हमने 2 पार्ट में रिवाइज किया है, क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, आप फिर उसे जोर से या तो एक साथ देखते नहीं या फास्ट फॉरवर्ड करते रहते, तो इसलिए 2 पार्ट में बनाइए। तो आप देखिए 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आपका अगर पूरा सैलरी का रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छे से, तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमने बहुत जल्दबाजी नहीं करी है, बस न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर नहीं किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करता तो यही 4-5 घंटे की हो जाती। तो न्यूमेरिकल पोर्शन कवर नहीं करा है, लेकिन थ्योरी का सारा एक्सपेक्ट तसल्ली से सारा सब कुछ कवर किया। तो आप इसे आराम से, जब भी आपको लगे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप 1-2 घंटा इसको पूरा वीडियो को देख लो, तो आपको पूरी सैलरी रिवाइज हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका फायदा हो ज्यादा से ज्यादा, तो आप इसको स्किप ना करें, रेगुलर नॉर्मल स्पीड से देखें। और कई बार स्टूडेंट होता है 2-2.5 फटाफट फटाफट फुल 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 स्पीड से, जैसे मैं जल्दी 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 बोल रहा हूँ ऐसे चलती रहती, तो उससे थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन स्टिल जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब पूरी वीडियो देखिए। अगर पूरी वीडियो देखकर आए हैं तो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी सारे चैप्टर की भी वीडियो आ जाएगी, आपको कुछ और चाहिए तो आप बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो मुझे जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है, किसी का भला हो जाएगा तो आपका भी क्या ही जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, और जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय बाय।